हमारे देश में हर 10 मिनट में एक लड़की गायब हो चुकी होती है, यानी कि इस वीडियो के एंड होने तक एक बच्ची गायब हो चुकी होगी। और इनका सबसे बड़ा व्यापार होता है सेक्स ट्रैफिकिंग यानी कि यौन तस्करी में। इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 2 करोड़ से ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं। उसमें से 45% से ज्यादा माइनर यानी कि 18 से कम एज की हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा वो हैं जिन्हें जबरदस्ती किडनैप करके लाया गया है। और ये चीज पुलिस को भी पता है, लेकिन तब भी ये सेक्स ट्रैफिकिंग का नेक्सस इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कि लड़कियों को रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो जाता है और ये चीज बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो आज की इस वीडियो में हम इस सेक्स ट्रैफिकिंग के नेक्सस को पूरी तरह से समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, कैसे दूर दराज गांव की भोली भाली लड़की अगले सुबह ही दिल्ली के जीबी रोड या बंगाल के सोनागाछी में पाई जाती है। किसी भी डिलीवरी वाले बिजनेस में 2 जगह काफी इंपॉर्टेंट होती है। पहला सोर्स जहां से हमें प्रोडक्ट उठाना है और दूसरा जहां हमें डिलीवर करना है यानी कि डेस्टिनेशन। और ये सेक्स ट्रैफिकिंग का नेक्सस भी ऐसे ही काम करता है। ये लोग भी अपना एक सोर्स बनाते हैं जहां से लड़कियों को उठाएंगे और फिर रेड लाइट एरियाज या कहीं और भेज देंगे। ये लोग ज्यादातर लड़कियों को वहां से किडनैप करते हैं जहां के लोग मजबूर हैं, जैसे कि वो राज्य जहां पर ज्यादा गरीबी है। एग्जांपल के लिए वेस्ट बंगाल को लिया जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में वेस्ट बंगाल को आप एक प्राइज दे सकते हैं। 2016 में अकेले वेस्ट बंगाल से पूरे इंडिया की 44% ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस रजिस्टर हुए और 2019 में घटकर ये 17% हो गए, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन इंसिडेंटली 2019 में द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल के द्वारा दिए गए डाटा को खारिज कर दिया और अपने एक रिपोर्ट जारी किया। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ज्यादातर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं उन्हें किडनैपिंग केस करके लिखा जा रहा है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस कम दिखें। अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जाने। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के एक ऑफिशियल ने बताया कि हर साल 1 लाख से ज्यादा माइनर बच्चियों की तस्करी की जाती है, लेकिन कुछ हजार केसेस ही रजिस्टर होते हैं, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि पेरेंट्स अपनी बच्ची को ही बेच देते हैं। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कई सारे केसेस है जहां बच्ची को खुद के पेरेंट्स ने ही 250 रुपए के लिए बेच दिया है। लेकिन सिर्फ गरीब राज्य ही इनका निशाना नहीं होते हैं। इनका सबसे बड़ा निशाना होता है वो एरिया जो डिस्प्लेस्ड है, यानी कि जहां अफरा तफरी मची हुई है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में इंडिया का मणिपुर ले सकते हो, जहां पर प्रेजेंट टाइम में हजारों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। अब ऐसे में वहां की महिलाओं और बच्चों का तस्करी बहुत हाई लेवल पर होता है, क्योंकि यहाँ पर इन पापियों को मजबूरी का फायदा उठाने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन अब तक की ये सारी बातें सुनकर आपको ये लग रहा है कि ये सारे कर्मकांड गरीब या अफरा तफरी वाले इलाके में होते हैं, तो शायद गलत सोच रहे हैं आप। शहर और पढ़े लिखे लोगों के घर से एब्डक्शन के मामले बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें एक मिस्टीरियस राजू का केस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दिल्ली का जो सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है वो है जीबी रोड। वहां से जब लड़कियों को रेस्क्यू किया गया तो एक कॉमन नाम सबके मुंह पर था, राजू। रेस्क्यू की गई ज्यादातर लड़कियां आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल की थी। ये एक किडनैपर्स का ग्रुप था जो भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर शहर लाते थे, फिर उन्हें ब्रॉथल्स यानी जहां देह का व्यापार होता है उन्हें बेच देते थे। 2 साल तक इस केस की छानबीन हुई, लेकिन तब भी पुलिस इस राजू के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाई। कई केसेस तो ऐसे हैं जिसमें अच्छे खासे घर के पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं। इन किडनैपर्स का पहला काम होता है कि किसी तरह लड़कियों या बच्चों से कांटेक्ट बनाया जाए। अब इसके लिए वो ज्यादातर सोशल मीडिया या फोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक केस में हुआ जहां 8 साल की बच्ची को उसके मम्मी पापा सही से टाइम नहीं दे पाते क्योंकि वो दोनों जॉब करते थे। अब ऐसे में दिन भर बच्ची अकेले घर पर बोर पड़ी रहती थी और उसी बीच उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि कॉल मी इफ यू आर फीलिंग बोर्ड। और वो 8 साल की लड़की, उसके पास क्या समझ होगी, और वो इस अननोन नंबर पर बात करने लगती है। अननोन नंबर जिससे वो लड़की बात कर रहे होते हैं उसे वो उम्र अपना 18 बताता है और वो छोटी सी लड़की इसके बहकावे में फंस जाती है। बट थैंक्स टू पल्लवी घोष जैसे सुपर हीरोज की जो एंड मोमेंट पर उसे एयरपोर्ट से रेस्क्यू कर लेती हैं। और पूछताछ में पता लगता है कि जिस आदमी ने अपनी उम्र 18 बताई थी असल में वो 55 साल का था। लेकिन किडनैपिंग तो इसका पहला स्टेप है। असली खेल शुरू होता है लड़कियों के उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद। जब ये बेचारी लड़कियां रेड लाइट्स के जल्लादों के पास आती हैं, तो सबसे पहले उन लड़कियों की आइडेंटिटी ही बदल दी जाती है। कई इन्फॉर्मर्स के हिसाब से लड़की के वहां पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही उसकी एक नई आधार कार्ड बन जाती है। फिर उसके बाद इन लड़कियों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है। उससे होता ये है कि लड़कियां प्रेगनेंसी के बाद से ज्यादा उम्र की दिखने लगती हैं। फिर तो वो उन्हें अपने बिजनेस में उतार सकते हैं, या तो उनको मेकअप और टैटू से इतना ज्यादा भर दिया जाता है कि उनके वो पहले वाले लुक से पहचान में ही ना आए। और जो लड़की प्रेग्नेंट होती है बाद में उसके बच्चे को उससे छीन लिया जाता है और उसे धमकाया जाता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वो इस बच्चे को मार देगी। अब इस वजह से जो लड़की है उसको सेक्स वर्क के दलदल में उतरना मजबूरी हो जाती है। ट्रैफिक को ही लड़कियों को सिर्फ सेक्स वर्क में नहीं उतारा जाता है, उन्हें स्पास या सैलून में भी काम कराया जाता है। पल्लवी घोष जी बताती हैं जो लड़कियां झारखंड या छत्तीसगढ़ की हैं उनसे घर में नौकरानी या भीख मंगवाने का काम करवाया जाता है, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है और स्किन कंपैरेटिवली हार्ड होती है। इंडिया में जितने भी लोगों को इस ट्रैफिकिंग से बचाया जाता है उसमें से 80% से ज्यादा बच्चे 13 से 18 के बीच में होते हैं और वो कुछ ऐसे खौफनाक हादसे बताते हैं जिन्हें विश्वास करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही केस है वेस्ट बंगाल के पुलिस प्रवर कुमार बल जी का, जब वो एक मिसिंग टीनेज लड़की की केस की जांच कर रहे थे। उसी लड़की की खोज में उन्हें इस केस के तार दिल्ली और आगरा के ब्रॉथल्स से जुड़े हुए मिलते हैं। जब वो आगरा पहुंचते हैं तो उन्हें कई सारे बंकर्स मिलते हैं जिसमें कई सारी लड़कियों को छुपाया गया रहता है। फिर इस केस के बाद से वेस्ट बंगाल की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दिल्ली के जीबी रोड में बने बंकर्स को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आखिर में अगर इन लड़कियों को उन पापियों के हाथ से बचा भी लिया जाता है तब भी उनकी जिंदगी की परेशानियां कम नहीं होती हैं। पल्लवी घोष
जो इम्पैक्ट एंड डायलॉग फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, बताती है कि उन्होंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर उन्हें लड़कियों को रेस्क्यू करके सही सलामत उन्हें घर पहुंचाया, लेकिन कुछ समय बाद देखती हैं कि वो सेम लड़की फिर से उसी रेड लाइट एरिया में घूम रही है। लेकिन इस बार उसका रीजन किडनैपिंग नहीं है, बल्कि इसका रीजन है सोसाइटी और उसके घर वाले। जब लड़कियां इस चंगुल से बचकर अपने घर पहुंचती हैं तो खुद घर के लोग उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, और इसी मजबूरी में या तो वो किसी घर में सर्वेंट का काम करने लगते हैं या फिर से वो उसी लाल बत्ती वाली दुनिया में वापस चली जाती हैं। शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि कई बार तो घर के ही लोग अपने बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में डाल देते हैं। जी हाँ, हमारे देश में एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर सेक्स वर्क करना उनके ट्रेडिशन में है। राजस्थान की बेड़िया कम्युनिटी की लड़कियों को एज बाय ट्रेडिशन उन्हें सेक्स वर्क में आना पड़ता है, और उनके लिए कस्टमर्स उनके पापा और भाई लेके आते हैं। इसी कम्युनिटी की निशा बताती हैं कि जब वो 14 साल की थी तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस बिजनेस में उतर गई। ये बस इतना ही नहीं है, साउथ इंडिया के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर देवदासी सिस्टम फॉलो किया जाता है। इस ट्रेडिशन के तहत छोटी लड़कियों को भगवान के नाम पर मंदिरों को दान कर दिया जाता है, ताकि अपनी डायटी को और मंदिर के पंडित, जमींदार और अपर कास्ट के लोगों को डांस, अपीज और एंटरटेन कर सके। लेकिन इन लड़कियों को भगवान के नाम पर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। 6th से 10th सेंचुरी के बीच में देवदासियों की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी। इन्हें कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट्स कहा जाता था। भारत के कई पॉपुलर डांस फॉर्म जैसे कि भरतनाट्यम, ओडिसी, ये देवदासी कम्युनिटी से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि भारत की सबसे बड़ी सिंगर लता मंगेशकर और आशा भोसले जी, इनके लीनियज को भी देवदासी सिस्टम तक ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन जब 11th सेंचुरी में भारत में इन्वेडर्स आए तो उन्हीं की देन है कि इस देवदासी प्रथा को उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन में बदल दिया। 2011 में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में लगभग 48,000 देवदासी हैं। वहीं एक संपर्क नाम के एनजीओ ने इनकी संख्या 4.5 लाख बताई। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। और जब ये लोग बुढ़ी होने लगती हैं तो इनके पास भीख मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं होते हैं, क्योंकि जब ये देवदासी बनी होती हैं तब इनसे इनके बेसिक राइट्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन छीन लिया जाता है। खैर, इसको रोकने के लिए इंडिया के कई स्टेट्स ने देवदासी सिस्टम को इलीगल बता दिया। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी किसी स्टेट ने वो रूल ही नहीं बनाया कि इस एक्ट को कैसे चलाना है। अब जब ऐसे केसेस में जब खुद घर वाले काम नहीं आते तो वहाँ काम आते हैं ये कई सारे एनजीओ जो इन लड़कियों को बचाकर उन्हें पढ़ा लिखाकर उन्हें एक नया जीवन देते हैं। ऐसा ही एक एनजीओ है पल्लवी घोष जी का, जिन्होंने अब तक सैकड़ों बच्चों को रेस्क्यू किया है, 2000 से ज्यादा लोगों को नॉर्मल जीवन में उतारा है और कई लाख लोगों को एजुकेट किया है और उन्हें ट्रेनिंग दी है। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। इंडिया में सेक्स वर्क तो लीगल है, लेकिन इसे किसी से जबरदस्ती कराना पूरी तरह से इलीगल है। अब जैसे कि हमारे यहाँ तो शराब भी लीगल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बूढ़े सबको पिला दिया जाए। देखिए, जो सेक्स ट्रैफिकिंग के केसेस हैं जो गरीब और कम पढ़े लिखे एरिया से आ रहे हैं, वहाँ तो समझ में आ रहा है कि वहाँ एजुकेशन की कमी है, तो वहाँ गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे ताकि वहाँ का एजुकेशन अच्छा हो। लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं या आपके घर में बच्चा है तो आप उसे टाइम दीजिए, उनसे उनके डे टू डे लाइफ के बारे में प्यार से बात कीजिए, ताकि वो ये राजू जैसे केसेस में ना फंसे। अगर आपको लगता है किसी बच्चे को मदद की जरूरत है या गुम हो गया है तो आप गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके 2 मिनट का समय देके उसकी जिंदगी भर बचा सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं तो आप उन एनजीओ को सपोर्ट कर सकते हैं जो बच्चों को बचाने का काम करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पल्लवी घोष जी के वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां से आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद। जय हिंद।